नमस्कार। आज देखिए एक मेहमान भी हैं हमारे साथ और आज का जो वीडियो बना रहे हैं वो मोटिवेशनल है। यह है शिवम यादव। बचपन से हमारे सानिध्य में रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई के बाद हमारे पास इन्होंने समय दिया है, तो ये आज अपना कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो एक आम बच्चे की, जनरली लगभग सभी बच्चों की समस्याएं होती हैं। ऐसे प्रश्न हैं। ये मुझसे प्रश्न करेंगे, अपने प्रश्न को लिख करके लाए हैं और मैं उसका जवाब दूंगा, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ध्यान से वीडियो को देखें। वीडियो बनाने के पहले, कार्यक्रम शुरू करने के पहले आप लोगों को हम एक टिप्स दिया करते हैं रोज, लेकिन आज टिप्स ही टिप्स है। आज केवल ऐसे सवालों को लिया गया है जिसको इन्होंने अपने जीवन में महसूस किया है और ये सिलेक्टेड है एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में, जहाँ पर इनकी पढ़ाई लिखाई होती है बहुत आराम से। तो शिवम यादव जी, अब आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछिए। माय फर्स्ट क्वेश्चन, सर, पढ़ा हुआ लंबे समय तक कैसे याद रखें? या हाउ कैन वी रिमेम्बर लॉन्ग टाइम एनीथिंग? हाउ कैन बी रिमेम्बर लॉन्ग टाइम एनीथिंग? किसी भी चीज को लंबे समय तक हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। हर बच्चे की, लगभग हर बच्चे की यह समस्या है और इसको कुछ है नहीं, इसमें जरा सा आप समझिए। आप बचपन से इतना तो जानते ही हैं कि आपका माइंड वो एक थिंकिंग मशीन है और आपके शरीर के क्रियाकलापों को कंट्रोल भी करता है। ये बात जानते हैं। यस। अब आप देखिए कि आपके मम्मी पापा तो आपको नहीं भूलते हैं, यस। आपके टीचर तो आपको नहीं भूलते हैं। क्या कारण है? जरा आप ध्यान से सुनिए, देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसका कारण ये है कि इतनी बार रिपीट कर लिया है, इतना वो आपके जीवन में व्यावहारिक है कि आप उनको भूल ही नहीं सकते हैं। माइंड किन चीजों को भूलता है? आप जानते हो कि एक बार कोई चीज आप पढ़े तो एक बार में उसको कितना आप याद रख पाओगे? 15%, 20%। अब तमाम पद्धतियां, तमाम सिस्टम दुनिया में बताए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं सिस्टम कोई भी हो, लेकिन आप एक बात समझिए, बहुत पुरानी जो बात है कि बार बार दोहराने से कोई चीज आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाती है और फिर वो चीज नहीं भूलती है। इसके लिए सबसे क्या है, सबसे सशक्त और सबसे पारंपरिक, आधुनिक भी उतना ही है, उसी में चाहे जितना तरीका बता दिया जाए, लेकिन काम यही है, रिवीजन, दोहराना। अब आप कहोगे कि इतनी सारी चीजों को कैसे दोहराया जाए, कितनी बार दोहराया जाए? बिल्कुल सही। तो आपके जब परमानेंट मेमोरी में जो चीजें चली जाएंगी तो फिर उनको ज्यादा दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक सिस्टम बताता हूं। हो सकता है कि यही सिस्टम आप ना फॉलो करें, लेकिन इससे मिलता जुलता कोई भी सिस्टम, तमाम सिस्टम है, उसको फॉलो करें। देखिए, कोई भी चीज आप पढ़िए, एक बार आपने पढ़ा किसी भी चीज को, एक सूची बनाइए। मैं पहले से बताता आया हूं कि अपने हर काम को आप सूचीबद्ध रखिए। तो सूची बनाइए क्या क्या आपने पढ़ा। तो जो आज आपने पढ़ा, फिर 24 घंटा बाद एक बार फिर पढ़ लीजिए उसको। और अब हो गया, 2 बार पढ़ लिया आपने, ठीक। अब 72 घंटा बाद फिर एक बार पढ़ लीजिए। फिर 1 हफ्ता बाद फिर आप एक बार पढ़ लीजिए। फिर 15 दिन बाद फिर आप एक बार पढ़ लीजिए। इतना जाते जाते इस क्रम में जब तक यहां पहुंच जाएंगे आप, तब क्या होगा कि ब्रीफ नोटिंग करने की, उन बातों की ब्रीफिंग करने की
जैसे तमाम चीज़ें होती हैं कि एक चीज़ कोई प्रोडक्ट है पार्ले, अब पार्ले जी का किसी ने अगर नाम लिया, गुड डे का किसी ने नाम लिया, तो आपके अंदर क्या फीलिंग आती है? बिस्किट की फीलिंग आएगी, जो क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हैं। तो उसके बारे में जो कुछ भी है, वो बिस्किट के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं, वो आपके मेमोरी में याद आ जाता है। तो इस तरह से एक ही पॉइंट को याद करने पर, दोहराने पर, आप उसको पुनः पूरा, जितना भी बड़ा माइंड कैसे काम करता है, आप कुछ चीज इसमें इंटेक करते हो, यानी कुछ विचार। लगभग वैज्ञानिक का मानना है या साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि 1,25,000, 1,00,000 से लेकर के 1,25,000 थाट्स विद इन 24 आवर्स हमारे माइंड में आते हैं लगभग। ठीक है, इन विचारों में बहुत सारे विचार ओछे होते हैं, बहुत सारे विचार। अब विचारों को कुछ ओछे में और उसमें नहीं किया जा सकता है कि लेकिन कुछ विचार बड़े होते हैं जिनमें एक बड़े प्लान की जरूरत होती है, बड़ा टारगेट होता है, और कुछ विचार छोटे होते हैं। तो उन विचारों को, किन विचारों का आप, कुछ विचारों का आप पीछा कर रहे होते हैं, तो आप क्या करिए कि उन्हीं विचारों का पीछा बार बार कीजिए जो विचार बड़े हैं। बड़े होने का मतलब कि आपके जीवन के मूलभूत से आवश्यकताओं से, या आपके टारगेट, जो एक आपको सामूहिक टारगेट मिलता है। अब सामूहिक टारगेट मिलता है, आगे हम इसको बताएंगे सवाल में। अभी तो इस सवाल में कि कैसे हम रिमेंबर, लॉन्ग टाइम रिमेंबरिंग कर सकते हैं किसी भी चीज को, तो उसको अपने जीवन में उतारना, व्यावहारिक बनाना। और जो, अब हर चीज तो जीवन में उतारा नहीं जाएगा। अब वीर बालकों की कहानियां हैं, उसको तो जीवन में सोचेगा बच्चा उतारेगा, लेकिन अब कुछ ऐसी भी चीजें आ जाएंगी जिनको वो जीवन में उतारने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन उनको जो मैंने सिस्टम बताया, इस सिस्टम से मिला जुला कोई भी सिस्टम बिल्डअप कर लीजिए, और आप 15 दिन के बाद महीने में, महीने के बाद 3 महीने में, 3 महीने के बाद 6 महीने में, 6 महीने के बाद साल भर में, कुछ चीजें आपके 1 साल तक यह प्रक्रिया करोगे तो आप इस स्तर पर पहुंच जाओगे कि एक बार साल में रिवीजन किया, पढ़ा, फिर से पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही आपका रिवाइज हो गया। समझ गए? चलिए, माय सेकंड क्वेश्चन, अपने दिमाग की मेमोरी को कैसे विकसित करें? वाह। हाउ कैन वी इंक्रीज आवर, हाउ कैन वी डेवलप आवर माइंड मेमोरी। देखिए, मेमोरी डेवलप, बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है। आप चुन चुन करके प्रश्न लाए हैं और अपना पूरा अनुभव लगा दिया है। तो मेमोरी को डेवलप क्या करना है भाई? मेमोरी को विकसित करना, आपके कहने का तात्पर्य, तो मेमोरी तो आपके दिमाग में है ही है, उसको आपको मैनेज करना है। तो अब जैसे कि अगर विद इन 24 आवर आपके दिमाग में 1,00,000 सवा लाख थाट आ रहे हैं, तो कितनी प्रोसेसिंग हो रही है आपके दिमाग में? आपने इनटेक किया, प्रोसेसिंग शुरू, तो प्रोसेसिंग किस आधार पर होगी? जितना ज्ञान आपने अर्जित किया है, जिस वस्तु को समाज के माहौल में सामाजिकरण जैसा आपका हुआ है, उसी हिसाब से तो आपका एक ज्ञान होगा, और वह ज्ञान ही प्रोसेसिंग का आधार होगा, और उसके बाद आउटपुट मिलेगा। अगर किसी मिथ के साथ जीते चले आए हैं आप, तो उस मिथ के बारे में आपके दिमाग में वही तो भरा, उसी प्रकार की वो देगा प्रक्रिया करके रिजल्ट आपका दिमाग। तो अब जितना ही शार्प, अब तो शार्प मैं कहूँ, स्मार्ट कहूँ, या मैं कहता हूँ जितना ही आपका शाइनिंग ब्रेन होगा, जितनी ही चीज़ों की कंफ्यूजन आपके नहीं होगी। अब देखिए, जैसे आप, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। बच्चा तमाम, मैंने देखा ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं, 10,000 20,000 क्वेश्चन उनके माइंड में होता है, किसी जैसे CHS से संबंधित या नवोदय से संबंधित या जो भी उनका टारगेट है उससे संबंधित, लेकिन उनको विषय की समझ नहीं होती है।
हमें तो ऐसा चाहिए कि सबसे पहले इतिहास क्या है, भूगोल क्या है। एसएसटी से डरने वाले तो तमाम बच्चे मुझे मिल जाते हैं जो साइंस के टॉपर हैं, मैथ के टॉपर हैं, लेकिन एसएसटी में उनका मन, तो ये मन जो है ना, तो इसके लिए कोई कोई भी, इसके लिए सब समान है। जैसा भी आप विचार इनटेक करेंगे, ये उसी की प्रोसेसिंग आपके अद्यतन आज तक जो आप जितने ज्ञान एकत्रित किए हैं उसी के आधार पर करेगा। तो इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखें, समझे इस बात को कि आप किस आधार पे, जैसे आपको किसी चीज को, अब जैसे एक चीज ले लेते हैं, आजकल तो ऐसा चल रहा है कोरोना काल, इस समय ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मान लिया आपने किसी भी घटना को इसी तरह से देखा है कि कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है तो हिंदू धर्म में जलाया जाता है, और आप इतने बच्चे तो हैं नहीं, ये मतलब 10th लेवल में है, तो जो है आप देखिए कि आपके दिमाग में वही ज्ञान भरा है। और अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां के बारे में आप नहीं जानते हैं कि वहां दफनाया जाता है, या आप क्रिश्चियंस की नहीं जानते हैं तो वहां किस तरह के, तो वहां पर आपका दिमाग क्या प्रोसेसिंग करके निकालेगा? अगर आपने कोई डेड बॉडी देखा, वो यही प्रोसेसिंग करेगा कि इसको जलाया जाएगा, जबकि वो गलत होगा। तो ये माइंड तो आपको जिस तरह से सोशलाइजेशन आपका हो गया है, आगे सोशलाइजेशन के बारे में कभी जरूरत पड़ी तो बताएंगे, सोशलाइजेशन जिस तरह से आपका हुआ है उसी के आधार पर प्रोसेसिंग करके एक आउटपुट देगा, और जिसके आधार पर वो आपके बॉडी को ऑर्डर भी देगा, और साहब आपके सारे एक्शन उसी हिसाब से। तो अब माइंड के लिए क्या हुआ, माइंड को आप जहां भी लगाओगे, स्लेटर हाउस में क्या कर्मचारी काम नहीं करते हैं? हर जगह कर्मचारी होते हैं, और वो तमाम चीजें ऐसी हैं जो किसी भी मस्तिष्क के लिए या किसी भी सोच के लिए थोड़ा जो है विरोधाभासी हों, लेकिन वो उसमें सेट हो जाते हैं। तो माइंड को आप जहां भी सेट करोगे वहां आपका माइंड सेट हो जाएगा, लेकिन उसके मैनेज करने की बात। तो कैसे आप अपने विचारों को और अपने क्रियाकलापों को कैसे आप मैनेज करो कि आपकी तमाम बातें जो आपके लिए आवश्यक हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, तो उनका आपका एक परमानेंट मेमोरी में चले जाएं वो बातें, और हमेशा आपको याद रहें। लेकिन सब मिला जुला करके एक लाइन में ये जान लीजिए, रिवीजन। अब रिवीजन को कौन सा पद्धति आप अपनाते हैं? बहुत सारी रिवीजन की पद्धतियां हैं, कौन सा पद्धति अपनाते हैं? तो मैं तो ये कहता हूँ भाई ना, हमें कहेंगे कि हमारे ज़माने में क्या होता था, ऐसे कैसे पढ़ते थे, तब कैसे पढ़ते थे। हर ज़माने में प्रतिभाएं निकलती हैं, हर ज़माने में जो है पढ़ाई होती है, टॉपर भी बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आप कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन रिवीजन पर ध्यान दें, उसके बाद ब्रीफ नोटिंग। लेकिन अब ये जीवन क्रम से इसको जोड़ लें, जैसे हम जुड़े हैं आपके जीवन में, आपका टीचर जुड़ा है, माँ जुड़ा है, फादर जुड़ा है, फ्रेंड जुड़े हैं, इसी तरह आप अपने को, इस क्रियाकलाप को अपने जीवन से जोड़ लें। बिल्कुल बिल्कुल आसान। मैं तो कहता हूँ साल भर तो ये 365 दिन करोगे तो उस स्तर पे पहुंच जाओगे, 5 साल करोगे तो उस स्तर पे पहुंच जाओगे कि एक बार पढ़ लिया 3 साल में याद कर लिया, वो तो हो जाएगा आपके दिमाग में। लेकिन रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अगला क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन, अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचानें? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई आवर टैलेंट? टैलेंट, देखिए टैलेंट को पहचानना तो एकदम आसान है। जो जो आपका हॉबी है वही वही आपका टैलेंट है। जो काम आप शौक से करेंगे, आनंद से करेंगे, उत्साह से करेंगे, उसमें प्रखरता आती ही जाएगी। और प्रखर होना, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने उठाया। व्यक्ति प्रखर, तो प्रखर माने क्या? शाइनिंग ब्रेन, चमकता हुआ दिमाग जिसमें कोई संदेह ना हो। बार बार मैं ये कहता हूं कि संदेह संदेह संदेह, आपका डाउट क्या है, कंफ्यूजन क्या है, इसकी तो आपकी लिस्ट होनी ही चाहिए। अच्छाइयों की लिस्ट एक बार नहीं होगी तो चलेगी, लेकिन कमियों की लिस्ट तो आपके पास होनी ही चाहिए। और उसका तरीका क्या है कि जो चीज की कमी है उस पर ज्यादा काम करो, वही काम ज्यादा करो। कहते हो मन लग जाएगा, आप थोड़ा 1-2 बार मान लिया नहीं लगेगा, लेकिन ये लग जाएगा। देखो जेल में भी आदमी रहता है, वहां भी उसका हर कोई कैदी सुसाइड कर लेता है का? वो मन लग जाता है उसका। मन को बार बार किसी काम में आप लगाओगे तो मन लग जाएगा। बस शुरुआत में 1-2 बार, यही क्या है? मैनेजमेंट है आपके मन का, माइंड मैनेजमेंट है।
और कितना भी विद्वान ज्ञानी हो जाए इस बात को कैसे छोड़ सकता है भाई। सामान्यता तो ईश्वर भी नियम से ही चलेगा। तो नियम, अब आप नियम रोज तोड़ोगे तो उसका खामियाजा ना तो मैं भरूंगा और ना ये भरेंगे और ना यूट्यूब भरेगा, आप भरोगे उसका खामियाजा। आजकल पढ़ाई का यही सिस्टम चल रहा है, तो इसी सिस्टम से पढ़ाई करें। यह अच्छा है कई मायनों में और बुरा भी है, लेकिन आज का यह विषय नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, जब हम कोई टारगेट ना अचीव कर पाए तो हमारा हिम्मत टूट जाए तो हम क्या करें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिम्मत टूट जाए, टारगेट अचीव ना कर पाओ। पहली बात तो टारगेट के बारे में पहले मैं बता दूं आपको कि आपका टारगेट, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में आपका टारगेट क्या क्या हो सकता है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, या नेता बनना चाहते हो, एडवोकेट बनना चाहते हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, या एक टारगेट लेकिन पढ़ाई से संबंधित, उसमें भी बहुत राजनीतिक टारगेट नहीं, आप डॉक्टर, इंजीनियर या वनडे परीक्षाओं को निकाल करके या कहीं पर सिलेक्शन, यही आपका ध्येय होगा। आप जब फार्म भरते हो तो फार्म भरते समय आप तमाम फार्म भरने के एबल होते हो, तो उसमें से एक ही सीट तो आपको चाहिए। कोई व्यक्ति अगर, कोई बच्चा अगर 5 सिलेक्शन लेकर के आ जाए, हमारे यहाँ हमारे एक जानने वाले हैं, वो बच्चा इस 1 साल में 6 सिलेक्शन लेकर आया, लेकिन क्या वो 6 सिलेक्शन पे 6 जगह वो तो नौकरी करेगा नहीं, एक ही जगह है। और भी बच्चे हैं जैसे 4 जगह, दक्षिणा में भी आ गए, एक्स नवोदय में भी आ गए, आकाश में भी हो गया, रिजोनेंस में भी हो गया, तो क्या करेंगे वो, इतने जगह थोड़ो पढ़ेंगे, एक ही जगह तो जाएंगे। तो टारगेट को यहाँ आप ये पहले जान लीजिए कि आपका टारगेट कोई अंतिम टारगेट नहीं है। हमेशा संभावना, आपकी उम्र बहुत 40-42 साल तक आप प्रयास कर सकते हैं। तो वह एक टारगेट, मान लिया कहीं एक ही सीट है और आपने फॉर्म डाला, नहीं हुआ, या कम सीट है नहीं हुआ, लेकिन दूसरा आपका है, तो इससे वहां पे निराशा, बिल्कुल सही बात है। आप डिस्करेज क्यों होते हैं कि दुनिया आपको जानती है। जरा दुनिया से एकदम पढ़ाई पीरियड में बिल्कुल आपको कोई जानवे न करे तो आपको निराशा क्यों होगी। हाँ, कोई ना कोई साल तो ऐसा आ जाएगा कि आप घर भर के नौकरी देने भर के परीक्षाएं पास कर लोगे, लेकिन किसी को दे नहीं पाओगे, एक ही नौकरी करनी पड़ेगी। तो डिस्करेज क्या होना है भाई इसमें। आप इस चीज से, तो इसमें आप भागो मत कि हम जो है हमारा हिम्मत घट जाएगा, नहीं, इसको पहले ही माइंड में बैठा लो कि कितना भी हमारा हिम्मत घट जाएगा, कितना भी हमारा हिम्मत घट जाएगा, लेकिन हम काम नहीं छोड़ेंगे, प्रयास नहीं छोड़ेंगे। यहाँ मूल बात यह है। अब हिम्मत का टूटना, ये तो माहौल पर आधारित है, घटनाओं पर आधारित है। 1 मिनट में हिम्मत टूट जाती है, 1 मिनट में हिम्मत बन जाती है। तो इसको, हिम्मत को टूटने से और जो है उससे न मत जाओ। हाँ, आप, काम आपका आएगा हिम्मत बढ़ा हुआ, उत्साही व्यक्ति काम करता है, और उद्यम, जो मैं मेहनत करने की बात कर रहा हूं ना, तो हम लोग, हमारा देसी वर्जन यही तो है कि 24 घंटा लगे रहो और हमारे पास कौन सा बहुत सारा संसाधन नहीं है, तो इस देसी वर्जन में 24 घंटा लगे रहो का माहौल बना के रखो। हाँ, बल्कि उस 24 घंटे को अगर 26, कल कोई उस पर कह रहा था बच्चा कि जो है मनुष्य अपने जीवन में 25 वर्ष लगभग सोने में बिता देता है तो ये बात अगर आप जानते हो तो उसी में से थोड़ा सा और टाइम बढ़ाओ, ये 24 घंटा को 26 घंटा, 28 घंटा, इतना मेहनत उसमें बढ़ाओ। तो अब ऐसा ही लोग कर रहे हैं। अगर आप इतने स्मार्ट ब्रेन नहीं होगे तो आज की उस उत्तर आधुनिक दुनिया में, अल्ट्रा मॉडर्न लाइफ में, तो आप पिछड़ जाओगे संसार से भाई, और ऐसा होने नहीं देना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5th क्वेश्चन है सर, माइंड को रिलैक्स कैसे करें? हाउ कैन वी रिलैक्स आवर माइंड? रिलैक्स, देखिए वो अभी रिलैक्सेशन भी आपके मिथ के अनुसार आपको किस चीज में आपके माइंड को रिलीफ मिलता है या रिलैक्स मिलता है, या आपकी तमाम ऐसे चीजें आप करते आए हो, बचपन से आपका सामाजिकरण हुआ है कि आप क्या क्या पा करके कहाँ कहाँ माइंड आपका रिलैक्स महसूस किया है। माँ के साथ, पिता के साथ, कोई चीज पाने में, किसी तरह से आराम करने में, कोई कसरत करने में, कोई शौक पूरा करने में, वह भी उन्हीं पर आधारित है। तो आपका माइंड भी जवाब उन्हीं के आधार पर, आपको ऐसा जैसे महसूस हुआ कि
एक बार और अपना क्वेश्चन बताइए। सर माइंड को रिलैक्स कैसे? रिलैक्स कैसे? तो रिलैक्सेशन आपका किस आधार पे होता आया है, इसी के आधार पे आप उसके लिए भी अपना एक मैनेज बना करके रखिए, प्लान बना के रखिए कि हम ऐसे ही अपना रिलैक्सेशन कर लेंगे, अपने माइंड को शांत कर लेंगे। किसी का तो टॉफी पाने से भी शांत हो जाता होगा, किसी का तो पापा की आवाज़ सुनकर शांत हो जाता होगा, तो किसी का किसी भगवान हनुमान जी या किसी जिस भी चीज़ से आपको बचपन से रिलैक्सेशन मिलता आया है और वो जीवन भर उसमें वृद्धि होती जाएगी, कुछ छूटती जाएगी, वो रिलैक्सेशन देके जाता रहता है। तो उन चीज़ों को आप समझो, मैनेजमेंट है ये, माइंड को अपने मैनेजमेंट करो। हाँ भाई देखो, पढ़ाई करते हो तो समाज से थोड़ा सा दूरी बना के रखो। जितना लोग छात्र को जानेंगे उतना उसके लिए चैलेंज बढ़ेगा, निश्चित है। एक परीक्षा अगर नहीं आप निकाल पाए और आपके अंदर टैलेंट है या सीट कम होने के नाते आपका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसको अगर आप ज़्यादा फेमस हैं तो ज़्यादा उसके बारे में चर्चा सुनने के लिए भी तैयार रहिए कि इनका नहीं हुआ भाई। अगला क्वेश्चन लीजिए। 6th क्वेश्चन है, अपने समझने की शक्ति को कैसे बढ़ाएं? हाँ, हाउ इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग पावर। पावर। अच्छी बात है। अब अंडरस्टैंडिंग आप कैसे बढ़ाओगे? समझना क्या है? जैसे मैं कहता हूँ भाषा, इंग्लिश है या हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, तमाम भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं को आप कैसे बोलते हो? बोलते हो तो बोलते हो। जो चाइनीज नहीं बोलता है तो वो चाइनीज थोड़ा बोल पाता है, हैं? आप हिंदी बोलते हो, अंग्रेजी बोलते हो तो हिंदी अंग्रेजी बोलने जाते हो। अभी उर्दू नहीं बोल पाते हो, संस्कृत नहीं बोल पाते हो। तो समझना क्या है? वो समझने की चीज़ है। हर चीज़ को आप समझो। अब हर चीज़ को समझने का मतलब कि 24 घंटे में झगड़े में कितना देर आप लगे रहते हो, या आप किसी चीज़ के साथ में लगे रहो। आप कैसे कहते हो? आप जिस भी विषय के साथ ज़्यादा लगे रहते हो, ज़्यादा कार्टून के साथ लगे रहते हो तो क्या होता है? तो कार्टून ही आपके दिमाग में चलेगा। ज़्यादा आप किताब के साथ लगे रहोगे, ज़्यादा अब समझने की बात, यह प्रश्न भी तो यह है कि कौन सी पुस्तक पढ़ लेने से, कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लेने से व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। तो क्या कहा धर्मराज ने? उन्होंने यही कहा कि किसी पुस्तक पढ़ने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है, विद्वान व्यक्ति के साथ रहने से व्यक्ति ज्ञानी। तो विद्वान यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ विद्वान व्यक्ति के साथ रहोगे तो प्रैक्टिकल हो जाओगे, क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत प्रैक्टिकल होता है, रिसर्च उसकी चला करते हैं, तो आप भी प्रैक्टिकल हो जाओगे। तो वही चीज़ यहाँ भी तो आ गई, समझने वाली बात। मैंने पहले भी इसे अभी आज ही कहा कि समझने की बात का मतलब कि हर विषय की समझ उन्हें नहीं है। क्वेश्चन 10,000 है दिमाग में, परीक्षा निकालेंगे लेकिन उनको विषय की समझ नहीं है कि भूगोल है, अक्षांश देशांतर की उतनी अच्छी उनके दिमाग में फिगर नहीं बैठा है। तो वो फिगर को बैठा है, माइंड तो फिगर पहचानता है, माइंड कुछ नहीं जानता है। आप वो अक्षर बचपन से ही पा 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 करके चले आए हो तो जानते हो कि इस तरह का चित्र बना दो तो उसे पा कहते हैं। माइंड यही जानता है। इस बात को आप समझो, बचपन में ही आपको समझाया जा रहा है। लेकिन मेरी ये बात मानो, हर विषय को समझो, जानो, समझने की कोशिश करो, उसके साथ लगो। यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना उसके किताबों के साथ रहने से, कोई भी या कोच है या ऐसे माँ बाप तमाम, अब आप हर माँ बाप ऐसा चाहता है कि जो उसकी नॉलेज है उसको अच्छी तरह से अपने बच्चे को दे, और ऐसा जो नहीं कर पाता है तो वह उसको, उसकी आत्मा माफ नहीं की जा पाएगी। वो अलग विषय है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, पढ़ते समय आलस आने पर क्या करें? अब देखिए, आलस चाहे पढ़ते समय आवे चाहे लिखते समय आवे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है। लेकिन आलस से पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं। वहाँ जो है वो क्या है कि एक आत्मविश्वास आपके अंदर इतना भरा होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो वो उससे आपका कभी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा क्या है? निराशा से आप आत्म अवनति की ओर, अपने आत्म विकास की तरफ नहीं जा रहे हो, जीवन की तरफ नहीं जा रहे हो। निराशा मृत्यु है, मृत्यु की तरफ जा रहे हो। तो अपना आत्महनन करना मत जाओ। ये बात समझो कि निराशा आत्महनन की तरफ जाती है। निराश हमें नहीं होना है। बार बार 1 लाख बार आपने पा 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 किया होगा तो पापा कहा होगा।
अब उस समय आपका दिमाग छोटा था, मतलब उम्र कम थी, दिमाग छोटा था, तो उतने प्रोसेसिंग थी। आज आपकी प्रोसेसिंग, जैसा आपका सोशलाइजेशन हुआ है, जिस माहौल में आप रहे हैं, जो चीज़ आपने महसूस किया है, वैसे आपको एक प्रोसेसिंग सिस्टम मालूम हो गया है, बना लिया है। उसी के आधार पे आप आउटपुट दे देते हो जिस चीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो आप आलस करो ना, और उसके लिए आपका उत्साह जबरदस्त होना चाहिए। प्रखरता आ जाएगी, एक बार प्रखरता आई फिर आपकी आदत पड़ जाएगी। यकीन मानो, सत्तू खा करके व्यक्ति अपनी प्रखरता जी लेगा, लेकिन प्रखरता नहीं गंवाएगा एक बार आ भर जाए। और वो एक बात बताएं आपको, चलिए आपने क्वेश्चन उठाया, एक श्लोक है, धृति क्षमा दमः स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम आक्रोधो। इसके आगे है कि धर्मम दशम लक्षणम। ये तो शास्त्रकार ने इसको धर्म के लक्षण बताए हैं, लेकिन मैं इसको जब अपने जीवन में जितना अनुभव किया, ये सारे के सारे एक योग्य विद्यार्थी के भी लक्षण हैं। कोई योग्य विद्यार्थी होगा, कोई भी गुरु होगा, गुरुकुल कभी अपने योग्य विद्यार्थी के साथ ऐसा नहीं, वो परीक्षा तो ले सकता है। आप जैसे ही किसी को अपना गुरु मानते हो, तैसे ही उस गुरु को परीक्षा लेने का आप अधिकार दे देते हो। वो परीक्षा तो ले सकता है, लेकिन वह अपने शिष्य को कभी भी असम्मानित नहीं कर सकता है, और अपमानित देखना उसको तो, अरे उसकी गुरुता तो सड़ गई समझिए। तो इसलिए वह प्रखरता प्राप्त करो एक बार जीवन में। कैसे प्राप्त करोगे? ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझो, 24 आवर में जागृत बनो। इसी को तमाम कहते हैं, स्वामी जी ने कहा कि जागृत, जागो जागो, यही जागना है कि उस अपने ब्रेन को शाइनिंग बनाना है। और जितने भी हमारे डाउट्स हैं, जो चीज हमारे समझ, कोई चीज जब तक समझ में नहीं आती है तब तक ये आपके लिए टफ है, कठिन है। एक बार किसी के लिए भी, अब जब समझ में आ गई जो चीज, आपको पहले आपको लिखना नहीं आता था तो आपके लिए वो सबसे ज्यादा कठिन वही था, 24 घंटा उसी में लगे रहते थे। अब आपको जब लिखना आ गया तो वो आपके लिए कठिन है? नहीं कठिन है। तो आप अपनी कठिनाई को कैसे दूर करोगे? उसको जानकर, जानोगे वो कठिनाई क्या है, कठिनाई दूर कर ले जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, निराशा और चिंता के साथ कैसे डील करें? हाउ कैन वी डील विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी? तो कितनी बड़ी बात। और आज की परिस्थिति में तो जैसा आपने कह दिया, निराशा और चिंता को हम डील कैसे करें, कैसे उसके साथ जिएं, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। आज के माहौल में, वैश्विक महामारी के माहौल में, तो निराशा और चिंता, तो सबके प्लान फेल हो गए हैं, सबके प्लान फेल हो गए हों। ना कोई शिक्षित अशिक्षित, ना छोटा ना बड़ा। ये बात अलग है कि मजदूर वर्ग पर ज़्यादा आरोप लगे हैं, लेकिन सबने तोड़ा है, कोई नहीं बचा। अब मैं बहुत 10-20% लोगों की बात मैं नहीं करता हूँ। कैसे नहीं तोड़ेगा? वो क्या करेगा? नहीं तोड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो मजदूर, उनको कह लीजिए, मजबूर कह लीजिए, लेकिन जो मजबूर नहीं है उन्होंने भी लॉकडाउन तोड़ा है। तो क्या है ये? निराशा और चिंता में तो व्यक्ति अपराध की तरफ उसका दिमाग भागेगा। आपको इसको जानना पड़ेगा कि हमें इससे बचना है। निराशा और चिंता से बचने के तमाम उपाय, हर परिस्थिति से निपटने के उपाय, ऐसे विचार भी आपके दिमाग में आते हैं, उनको आपको पकड़ना है और देखना है कि अन्य लोग, सभी लोग निराश हैं, सभी लोग चिंतित हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आशा को उन्होंने छोड़ दिया है, वो आशा की तरफ ही हैं। तो निराशा और चिंता जानिए कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ब्रेन को, आपके विचार को, आपके जीवन को आत्म हनन की तरफ ले जाएंगी, विनाश की तरफ ले जाएंगी। इनसे आपको बचना है। हमेशा उत्साहित, अच्छा एक चीज मेरे साथ प्रॉमिस करो, ऑलवेज यू विल बी हैप्पी। परिस्थितियां चाहे जैसी रहेंगी, आप खुश रहोगे। और कमेंट में लिख के बताना हमें, एक हफ्ता बाद बताना। ये थोड़ा इसमें टाइम वाला बात तो है भाई, क्लिनिकल ट्रायल की तरह। जैसे अभी दवा बन गई है, तब भी आएगी सितंबर में। दवा तो बन गई है, एक दो लोग नहीं, ये दुनिया, ये मानो इतना है, इनका ब्रेन इतना है कि दवा तो बनेगी ही बनेगी। इसमें कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन उस
कितना भी छोटा करते करते उसका जो क्लिनिकल ट्रायल है वो बड़ा सीरियस और थोड़ा समय वाला है, तब भी आपको सितंबर के पहले वैक्सीन मिल जाए तो भैया ईश्वर की अति कृपा। तो इसलिए निराशा और चिंता के साथ डील उल करने नहीं है, उनको फटकने नहीं देना है किनारे। कोई निराशा चिंता आई आपके दिमाग में तो आप हैप्पी होने का तो प्रॉमिस कर चुके हो मेरे साथ। अभी आप कोई वीर बालक की कहानियाँ, कोई ऐसी मूवी जो आपके जो है जीवन में साहस का, बच्चों के साहस का हो, बहुत बच्चे, एक दो बच्चे नहीं, बच्चों के साहस की तमाम कहानियाँ, और हर साल तमाम इनाम अकराम बच्चे पाते हैं, वो उधर आप दिमाग लगाओ ना तो ये क्या करोगे। अगर आप निराशा में डूबते चले गए, मैनेज नहीं किया दिमाग को, अब अच्छा तो लगने लगेगा, दिमाग को कुछ भी अच्छा लगने लगेगा और कुछ भी नहीं अच्छा लगने लगेगा, इसका कोई पैमाना नहीं है, कुछ भी अच्छा लगे। तो निराशा और चिंता से आपको दूर रहना है। कैसे दूर रहोगे? उत्साहित रह करके, प्रसन्न रह करके, काम की गति आप देखो, रिजल्ट बढ़ जाएगा, दूना काम आप कर ले जाओगे उसी समय में। क्योंकि आप पूरे दिमाग को, अगर 1,25,000 थाट को इकट्ठा करके एक ही थाट पर आपका दिमाग रह जाए तो वो थाट एकदम क्लियर हो जाएगा, ब्रेन एकदम शाइन हो जाएगा आपका, कुछ कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह जाएगा। इसको आप करो, इससे निराशा चिंता की कोई बात ही नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, सीनेस। सीनेस यानी शर्म को कैसे दूर? हाँ। जैसे हम कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो हमें शर्म के मामले में भी वही बात है, आप शर्म कैसे दूर करोगे? शर्म क्या है आपका? वो तो एक कहीं कहीं तो आभूषण है, वो आपको शर्मदार तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके स्थान नहीं आता। अब आप परफॉर्मेंस करने जाओ, कबड्डी खेलने जाओ, क्रिकेट खेलने जाओ, वही शर्माओ, तो अब उसको तो आपको क्या दूर करना है? उसके लिए आप अपने आप को, अब देखिए, आपके मन में कहीं ना कहीं ये मिथ बैठ गया होगा या कुछ ऐसी जगह पर कि बचपन से कुछ ऐसी बात हो गई हो कि आपको शर्म आने लगे। ठीक है, मैं उसको सामाजिकरण और माहौल को दोष देने नहीं बैठा हूँ, लेकिन आप शर्माओ मत परफॉर्मेंस की जगह पे। हाँ, कुछ चीज़ें में शर्म करते हो तो करो, और कुछ ऐसे लोगों को पुराने वीडियो देखो या पुराने लोगों के बारे में पढ़ो जो पहले लेक्चर नहीं दे पाते थे, राजनीति शुरू किया, बोल नहीं पाते थे, या पहले वो जो है कुछ मतलब दिव्यांगता थी उनके अंदर, ऐसे लोगों ने भी अपने आप को, तो प्रैक्टिस करके उस शर्म को अपना दूर कर लो। और हिम्मत, अगर आपके पास हिम्मत नहीं है तो इस मामले में मैं एक उदाहरण बहुत अच्छा देता हूँ कि मेरे पास 500 की नोट है तो 50,000 की हिम्मत तो रहेगी नहीं। मेरी योग्यता जितनी है उतनी मेरी हिम्मत रहेगी, जितना मेरे दिमाग में संदेह रहेगा उतना ही हिम्मत टूटेगी मेरी। तो फिर वही बात आती है कि अपने संदेह को आप क्लियर करो। और आखिर में मैं आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो इस पार्ट का पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे, और इसको आप अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, फॉलो कीजिए, आप जानिए कि एक बार मैं समझा देता हूँ। एक चीज़, धृति मतलब धारण कर लेना, कोई असर नहीं, कोई बड़ी से भी बड़ी बात हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी घटना हो, शांतिपूर्वक उसको हम धारण कर लेते हैं, नहीं चौंकते हैं, क्षमा कर देते हैं। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं और हमारे आसपास में, जैसा कि भारत में है अभी अवस्था कि सभी लोग वेल ट्रेंड नहीं हैं, तो हम उसमें बचते चले जाएंगे, फिर दिमाग हमारा डाइवर्ट होता चला जाएगा। मेन चीज़, दिमाग को डाइवर्ट नहीं होने देना है, नहीं होने देना है। मेन चीज़ यही है, आप उस अपनी थिंकिंग मशीन का किस तरह से यूज करते हैं यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको जो है मैनेज करें माइंड को, वो समझ में आ जाता है। क्षमा कर दें, नहीं तो आप उसमें बचे रहेंगे। अब दमा तो क्या होता है? इंद्रियों का दमन नहीं होता है, इंद्रियों का निग्रह होता है। अभी आगे इंद्रिय निग्रह आएगा, तो ये दमन इच्छाओं का होता है। एक ही इच्छा रखो, 1 लाख 1.25 लाख थाट आते हैं दिमाग में, एक ही थाट, 2 अब इतना तो एक दिन में नहीं कर पाओगे, लेकिन कोशिश करो कि एक ही विचार को जो आपने पकड़ लिया उसी विचार पर चले जाओ। मन लगता है, नहीं लगता है, या तो लग जाएगा, जहाँ भी लगाओगे 2-4 दिन आपका मन लगने लगेगा। या कोई भी चीज़ आप देखिए, कार्टून में लगाते हैं या और कोई खेल खेलने में लगाते हैं तो आपका वहाँ दिमाग लगने लगता है। ये सब बातें ज़रूरी हैं, लेकिन उसको आप फिर वही मैनेज की बात आ जाती है, आप मैनेज करें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप अगर मैनेज करो तो मान लिया भारत में 30 करोड़ लोग ऐसे गरीब हैं, तो 50 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो एक एक गरीब के लिए 50,000 1 लाख दे सकते हैं। अभी केवल अगर प्लेटफार्म हो तो कुछ ऐसा नहीं है, ना कुछ सरकार ना कुछ प्राइवेट, अगर प्लेटफार्म बना लिया जाए तो ऐसा हो सकता है, और वह समस्याएं जैसे लोग कहते हैं चुटकी बजा के सॉल्व करना, हो सकती है।
लेकिन अब मैं भाई इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। अब धृति क्षमा दमः, अपने इच्छाओं का दमन करें। आस्तेयम, किसी बात की चोरी नहीं, शाइनिंग ब्रेन, चोरी नहीं। कुछ भी आप जो कर रहे हैं उसको आपके गार्जियन समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, आपका टीचर समझ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो कोई नहीं समझ रहा है। तो आस्ते, चोरी नहीं करना। धृति क्षमा दमा आस्तेयम शौचम, शुद्धता। आजकल तो उसकी और भी ज़्यादा महत्व है। 10 बार साबुन से हाथ धोइए दिन भर में, और 5-5 10-10 मिनट धोते रहिए। गर्मी में तो कितना आनंददायी कार्य है। और रही बात तैयारी की, धृति क्षमा दमा आस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों को निग्रहित करें, उनको संयमित बनाओ, संयमित बनाओ। देखना, क्या हमें देखना है, क्या हमें सुनना है, क्या हमें बोलना है, उसको साधें, उसको सेट करें, प्रोग्रामिंग करें, मैनेज करें उसको कि हमें यही बोलना है। उसके लक्षण विकास के लिए क्या क्या जरूरी है। आपको प्रखर होना चाहिए, आपको बुद्धिमान होना चाहिए, आपको समाज में कद्र होनी चाहिए। माँ बाप की निगाह में आप ऐसा काम करते हैं जिसकी वाहवाही अपने आप ही उनके मुंह से निकल जाती। ऐसे कार्यों को चुनें। तो धृति क्षमा दमा आस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर धैर्य विद्या सत्यम आक्रोध। धीर हो, धैर्य हो, विद्या हो, आक्रोध, क्रोध ना हो, ये विद्यार्थी के लक्षण होने चाहिए। ये चाहे माध्यम अंग्रेजी हो, चाहे इजरायली हो, चाहे उर्दू हो, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें तो विद्यार्थी भी होनी चाहिए। कुशाग्रता नहीं आएगी उसके अंदर, वो अगर शाइनिंग नहीं बनेगा, तो प्रखर नहीं बनेगा, तो शर्म लाज लिहाज की यहाँ क्या बात है। आप परफॉर्मेंस को जानते हो, हर चीज़ का एक मानक होता है ना। आपका सिलेक्शन हुआ है तो एक मानक पर पुस्तक पेपर्स लगाए होंगे, वहाँ की परीक्षा पास की होगी, एक बहुत सारा काम उसके पीछे आपने किया होगा, तो एक मानक है ना। तो उस मानक पर आप कितने हो। मैंने कहा ना कि 500 के नोट मेरे पास है, तो 50,000 की तो मेरे बिल पावर नहीं आने वाली है कि मैं खरीदारी कर लूँ। ठीक है, तो उस पर आप ध्यान दें, आप हर विषय को समझें। ठीक है, और मेडिटेशन करने से मन इकट्ठा होता है। मन को जितने बहुत सारे जगहों में बटा हुआ है, इकट्ठा करके एक ही दिशा में लगाए रहें, और वह दिशा अगर सही है तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। उसको आज की वीडियो इतना ही। नमस्कार।